नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से 15 जनवरी 2026 तक के पिब के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पिपर हवा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बारे में। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। कब? 3 जनवरी 2026 को। शीर्षक क्या है? द लाइट एंड द लोट्स रेलिक्स ऑफ द एवेकेंड वन। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास ने। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 233 के तहत फास्ट ट्रैक विलय और विभाजन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए 4 सितंबर 2025 को किस में संशोधन किया है? कंपनी समझौते व्यवस्था और सम्मेलन नियम 2016 में। अब त्वरित प्रक्रिया का लाभ कौन उठा सकते हैं? निर्धारित सीमा को पूरा करने वाली 2 या 2 से अधिक गैर सूचीबद्ध कंपनियां, धारा 8 की कंपनियों के अलावा। होल्डिंग और सहायक कंपनियां उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरणकर्ता एक सूचीबद्ध कंपनी है। एक ही होल्डिंग कंपनी की 2 या 2 से अधिक सहायक कंपनियां जो हस्तांतरण एक सूचीबद्ध कंपनी है उसको छोड़कर। 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में MSDE की SOR स्किल फॉर AI रेडीनेस पहल का शुभारंभ किया। किस चैलेंज के तहत? @स्किल द नेशन चैलेंज के तहत। इसी अवसर पर वर्चुअली रूप से ओडिशा के रायरंगपुर में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। याद रखना, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने वीओ वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा को शुरू किया है। याद रख लेना। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक पोस्टर जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स इलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूटी लेजिस्लेचर यानी विधानसभा से। किन का प्रतिनिधित्व करती है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर की। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। कैन नॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल यानी यह मनी बिल को पेश नहीं कर सकती। अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल और इनके प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट सिटीजन यानी नागरिक करते हैं और यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 543 मेंबर। टेन्योर कितना है? 5 साल का और यह मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। याद रख लेना, यानी मनी बिल कहां पर लाया जा सकता है? लोकसभा में। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक समीक्षा दी गई थी। सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? दिसंबर 2000 में। और इस वर्ष तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है सड़क नेटवर्क में। और पुल निर्माण में बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है 173 पुलों के निर्माण के साथ। और डिजिटल पहल के तहत PMGSY OMMAS पोर्टल भी चलाया जा रहा है। इसके बाद में दे रखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM कब शुरू की गई? जून 2011 में। किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है स्वरोजगार हेतु। और इसके 4 प्रमुख घटक हैं। ग्रामीण गरीबों की स्व प्रबंधन एवं वित्तीय रूप से स्थित सामुदायिक संस्थाओं का सामाजिक संगठन संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन, स्थित आजीविका का संवर्धन तथा सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास एवं अभिसरण। तो सामाजिक से याद रख लेना सर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2029 तक कर दी गई है।
लक्ष्य है 4.95 करोड़ पक्के आवास यानी सभी के लिए आवास। शुरुआती लक्ष्य मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ था, लेकिन 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया और 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया। एक और योजना बताई गई है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। 25 सितंबर 2014 को इसे पुनर्गठित किया गया। मेक इन इंडिया अभियान के तहत एक राज्य आधारित योजना है और मांग आधारित लक्ष्य मंजूरी प्रक्रिया करती है। ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए है। इसके 2 विशेष कार्यक्रम हैं, रोशनी और हिमायत। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के प्रायोजन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चलाया जा रहा है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। इसी के अंतर्गत कौशल पंजी ऐप चलाया जाता है। मनरेगा में पहले 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता था, अब इसका नाम बदल कर दिया है VBG रामजी योजना और इसके अंतर्गत 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की भी वार्षिक उपलब्धियां बताई गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर करती है। इसी के तहत 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया गया। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 25 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया? सितंबर 2021 में, यानी ABDM डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए। यदि साथियों आपको इसे डिटेल से पढ़ना है तो RPSC गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गुवाहाटी में। कब? 8 और 9 जनवरी 2026 को। केंद्र सरकार ने वस्त्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के तहत नए आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 31 मार्च 2026। अपना सर्वेक्षण जानने अनिगमित क्षेत्रों के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने। उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और ASUSI डेटा के सूचित उपयोग को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीकों से संप्रेषित करना। स्किल द नेशन चैलेंज किसने शुरू किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसके लिए? AI जागरूकता और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसी अवसर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के PM श्री स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के 17 चयनित छात्रों के साथ देश भर के 15 सांसदों को AI पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र प्रदान किए। SOAR एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है जो सभी के लिए AI प्रदान करता है। इसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। याद रखना। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को AAA रेटिंग मिली है। किसका है? राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारतीय फार्माकोपिया के 10वें संस्करण का विमोचन किया है। VBYD यानी यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कब आयोजित किया जाएगा? 9 से 12 जनवरी को। कहां पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अरंगम कलायुनार, चेन्नई में। कब किया जाएगा? 3 जनवरी 2026 को। 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन कौन करेगा? राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और तमिलनाडु सरकार मिलकर।
थीम क्या होगी? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। यह ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन 1 दिसंबर 2025 से जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया। भारत में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा अभ्यास टूलकिट प्रकाशित किया। विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 10 से 18 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। एमसीए ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वार्षिक केवाईसी आवश्यकताओं के स्थान पर 3 साल में एक बार संक्षिप्त केवाईसी आवश्यकताओं को लागू किया है। अब साथियों देखते हैं वार्षिक समीक्षा। सबसे पहले देखते हैं आयुष मंत्रालय की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में CSRI की अत्याधुनिक आयुर्वेद अनुसंधान सुविधा की आधारशिला रखी थी। कहाँ पर? दिल्ली के रोहिणी में। 2.92 एकड़ में यह परिसर फैला होगा। 187 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 100 बिस्तर वाला अनुसंधान अस्पताल होगा। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय यूनानी सम्मेलन का उद्घाटन किया और वैश्विक मान्यता के लिए नवाचार को महत्वपूर्ण बताया। कब? यूनानी दिवस के अवसर पर। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, भविष्य का मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 25 जनवरी 2025 को आयुष के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 10 अप्रैल को गांधीनगर में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव ने। थीम क्या थी? शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान। 6ठी GST बैठक ने साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक गति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय GFTM कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका विषय था पारंपरिक चिकित्सा, पारंपरिक विरासत से लेकर अत्याधुनिक विज्ञान तक, सभी के लिए स्वास्थ्य। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 3 लाख प्रतिभागियों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के AI आधारित आयुष नवाचारों को वैश्विक रूप से मान्यता प्रदान की। किस में? अपनी रिपोर्ट पारंपरिक चिकित्सा में AI में। 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक MAHE परिसर मणिपाल में जैव सुरक्षा और प्रकोप सिमुलेशन प्रशिक्षण 2025 शीर्षक से 5 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था और इसमें नई वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025 से 34 की सराहना की गई। श्री पीयूष गोयल और प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष उद्योग सम्मेलन के दौरान आयुष निवेश सारथी पोर्टल का 29 मई 2025 को शुभारंभ किया। अब साथियों देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के बारे में बताया गया है। इसमें बताया है भारत में 83% से अधिक गांवों को SBMG के तहत ODF प्लस घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2019 तक देश भर के सभी गांवों ने खुद को ODF घोषित कर दिया था। इसका सेकंड चरण 2020 में लॉन्च किया गया। तीसरे चरण का उद्देश्य क्या है? ODF स्थिरता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, देखने में साफ सुथरे स्थल। अब देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की वार्षिक समीक्षा। अब तक 19 राज्यों के नागरिक अब डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कानूनी रूप से मान्य भूमि रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जियो कोऑर्डिनेट पर आधारित 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके तहत यह डिजिटलीकरण किया गया।
देशव्यापी अभियान वाटरशेड महोत्सव नवंबर 2025 में शुरू किया गया था। भूमि संसाधन विभाग 2 योजनाएं या कार्यक्रम कर रहा है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक। 3 जनवरी 2026 को एनटीपीसी पश्चिमी क्षेत्र प्रथम ने रेडियोथेरेपी सेवाओं के उन्नयन हेतु गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो साथियों, एनटीपीसी पश्चिमी क्षेत्र प्रथम और गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान के बीच में एमओयू हुआ है 3 जनवरी 2026 को। किसको लेकर? रेडियोथेरेपी सेवाओं के उन्नयन के लिए। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब? 4 जनवरी को। कहां पर आयोजित होगा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगा। 58 टीमें इसमें भाग लेंगी और 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें होंगे। बदलता मेरा अनुभव अभियान किसका है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का। माई गवर्नमेंट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें 4 रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता, यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज प्रतियोगिता, लघु एवी चैलेंज, नए भारत की कहानी और ब्लॉग लेखन। बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है इंद्रजीत सुबोध मशंकर को। बदलता भारत मेरा अनुभव यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज का प्रथम पुरस्कार मिला है मंथन रोहित को। लघु एवी चैलेंज नए भारत की कहानी का प्रथम पुरस्कार मिला है सुशोवन मन्ना को। बदलता भारत मेरा अनुभव ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है कृष्णा गुप्ता को। सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। रानी वेलु नचियार की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। मत्स्य पालन विभाग का नीली क्रांति में स्वदेशी पर बल दिया जा रहा है। तो स्थानीय या देशी या स्वदेशी प्रजातियां कौन सी हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और जलीय वातावरण के अनुकूल विकसित और अनुकूलित हुई हैं? भारत में मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री मछलियों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है। 2800 से अधिक स्थानीय मछली और शंख प्रजातियों की पहचान की गई है। इसमें 917 प्रजातियां मीठे पानी की, 394 प्रजातियां खारे पानी की और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं। निम्नलिखित स्वदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई है। फ्रिंज्ड लिप्ड कार्प, ओलिव बार्ब, पेंगबा, स्ट्राइप्ड मुरेल, पाबदा, सिंगी, एशियन सिब्बास, पर्ल स्पॉट, पोम्पानो, मड क्रेब, पेन्नायस इंडिकस। अंतर्देशीय और जलीय कृषि मिलकर भारत के मछली उत्पादन में लगभग 75% से अधिक का योगदान करते हैं। मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नई उप योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष का संचालन कर रही है। ICSR के मत्स्य संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चयनित प्रजातियां कौन सी हैं? स्कैम्पी, रोहू, कतला, मुरेल, पी इंडिकस, पी मोनोडोन और इंडियन पोम्पानो। स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए कुल 34 क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप आदि शामिल हैं। क्लस्टर कौन कौन से हैं? ओडिशा में स्कैम्पी क्लस्टर, तेलंगाना में मुरेल क्लस्टर, त्रिपुरा में पाबदा क्लस्टर, मणिपुर में पेगम्बा क्लस्टर, जम्मू कश्मीर में ट्राउट क्लस्टर, लद्दाख में ट्राउट क्लस्टर, केरल में पर्ल स्पॉट क्लस्टर, कर्नाटक में पिंजरा संस्कृति के माध्यम से समुद्री स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देना, मदुरै में सजावटी मत्स्य पालन क्लस्टर। निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत 2 प्रमुख मध्यवर्धन शुरू किए गए हैं। पहला मध्यवर्धन निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी से संबंधित है। दूसरा मध्यवर्धन निर्यात ऋण के लिए अनुषंगिक सहायता से संबंधित है, याद रखना।
भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत कई पहलें शुरू की गई हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को मंजूरी प्रदान की थी। मिशन के लिए 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान कुल 25,060 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, याद रख लेना। खाद्य और वाणिज्य खद्यानों के शानदार प्रदर्शन के कारण कोयला के उत्पादन और प्रेषण में भारी उछाल आया है। दिसंबर 2025 में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि में उत्पादन 19.48 मिलियन टन रहा, जबकि इस माह के दौरान कोयले की आपूर्ति 18.02 मिलियन टन रही। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.75% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। साथियों, ये पिपरहवा प्रदर्शनी के कुछ फोटोज हैं, आप आराम से पोज करके देख सकते हैं। द लाइट एंड द लोट्स रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, द राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर, कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय, नई दिल्ली। साथियों, 3 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सी राधाकृष्णन तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल्लाईवन्नार अरंगम में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह में शामिल हुए। कब? 4 तारीख को। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 9वां सिद्ध समारोह ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पिपरहवा अवशेष तथा उनसे संबंधित प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कब? 3 जनवरी 2026 को। और ये सभी के लिए उपलब्ध कब से होंगी देखने के लिए? 4 जनवरी 2026 से। देश का प्रमुख कृषि एवं बागवानी महोत्सव तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में आयोजित किया जाएगा। तो कृषि एवं बागवानी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तेलंगाना में, याद रखना। 4 जनवरी 2026 की प्रमुख गतिविधियां देखें तो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर आयोजित होगा? वाराणसी में। वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में 25 फसलों की 184 नवीन किस्मों का लोकार्पण करेंगे, याद रख लेना। कब? 4 जनवरी 2026 को। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 41वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 41वां स्थापना दिवस, याद रखना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी हैं। वर्ष 1969 से अब तक 7,205 फसल किस्मों को मंजूरी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में कुल 122 अनाज की फसलें थी, जिसमें धान की 60, मक्का की 50, ज्वार, बाजरा, रागी, लघु मिलेट्स और प्रोसो मिलेट्स की भी उन्नत किस्में शामिल थी। दलहनों की 6 नई किस्में थी, अरहर, मूंग और उड़द की। तिलहनों के लिए सरसों, कुसुम, तिल, मूंगफली, गोभी, सरसों, अरंडी सहित 13 नई किस्मों तथा 11 चारा की फसलें शामिल थी। कार्यक्रम में गन्ने की 6, कपास की 24, जिसमें 22 बिट्टी कपास की किस्में थी। जूट और तंबाकू की भी एक नई किस्म रिलीज की गई। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कहां पर किया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न में। कब? 4 जनवरी 2026 को। उद्घाटन किसने किया था? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134A के तहत 2020 में गुड समैरिटन रूल्स अधिसूचित किए। किसके लिए? दुर्घटना पीड़ित की सहायता के लिए। गोल्डन आवर कौन सा होता है? गंभीर चोट लगने के बाद का पहला घंटा। राहवीर को कितना रिवॉर्ड मिलता है?
25,000 रुपये और सर्टिफिकेट। वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान तथा अत्याधुनिक सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तेलंगाना में। किसने किया? केंद्रीय मंत्री लाल सिंह ने। यहां पर मूल्यवान ठंडे पानी की प्रजाति रेनबो ट्राउट की पहली सफल खेती की गई। कहां पर? हैदराबाद में। गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक कहां पर की गई? श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम द्वीप समूह कहां पर है? अंडमान निकोबार में। इसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने। और संघ शासित सरकार की 373 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। विषय था CFSL NFSU। कब की गई? 3 जनवरी 2026 को। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का शुभारंभ दिल्ली कैंट में हुआ। NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। NCC के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। कहां पर? चेन्नई में। जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए CSR समर्थित अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। अब हम साथियों विदेश मंत्रालय स्पेशल देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की फ्रांस और लग्जमबर्ग यात्रा 4 से 9 जनवरी 2026 को। विदेश मंत्री 31वें फ्रांसीसी राजदूत सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी संबोधित करेंगे। वेनेजुएला में हुए हाल ही के घटनाक्रमों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस पर बेहद चिंता जताई गई और कहा गया कि हम बारीकी से नजर रख रहे हैं। काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2026 को किया। 31 दिसंबर 1988 को वे समझौते के अनुसार। यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। दोनों देशों के बीच सूचियों का यह 35वां आदान प्रदान है। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान 2008 के द्विपक्षीय काउंसलर पहुंच समझौते के प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में स्थित एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। श्री अभय कुमार बने अजरबैजान के अगले राजदूत। कब? 30 दिसंबर 2025 को। तो अजरबैजान गणराज्य के राजदूत कौन बने हैं? अभय कुमार। ऐसे अजरबैजान, ऐसे अभय कुमार। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर कब आयोजित किया जाएगा? 10 से 18 जनवरी 2026 को। तो वर्ल्ड बुक फेयर कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। यह B2C बुक फेयर है। कौन आयोजित करा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, NBT.India और ITPO। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक बुक लॉन्च की है, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसिल से। इस पुस्तक में क्या है? 2014 से 2025 के बीच लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संग्रह है उर्दू भाषा में। इस पुस्तक को राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद कहां पर है? नई दिल्ली में। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है देश में उर्दू भाषा का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसका प्रसार करना। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो साथियों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसके परामर्श के बाद में?
भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के परामर्श के बाद में। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन कहां पर मिलता है? भाग 6 राज्य में अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 में। साथियों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 217 में है और अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश का वर्णन अनुच्छेद 224 में है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सीजेआई की सलाह पर। पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है रितेश कुमार को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश बनाए गए हैं, प्रवीण कुमार और जयकृष्ण उपाध्याय को। अपर न्यायाधीश के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई है सिद्धार्थ साह की। साथियों, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? अनुच्छेद 224 के तहत कार्य में अस्थायी वृद्धि या बकाया काम होने के कारण अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जा सकती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? सीजेआई की सलाह से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित CSR कॉन्क्लेव पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना पेश की थी जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आई। इसका उद्देश्य किसानों को सब्सिडी युक्त वहनीय तथा न्याय संगत मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना था तथा साथ ही उनके संतुलित एवं सक्षम उपयोग को प्रोत्साहित करना था। NBS ढांचे के अंतर्गत उर्वरकों पर सब्सिडी का निर्धारण उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से NPKS यानी N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास तथा S से सल्फर शामिल है। साथियों, 2011-12 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1930 थी जो 2024-25 में बढ़कर 2578 हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में समुद्र प्रताप को शामिल किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है और 2 पोतों में से पहला पोत है। 60% से अधिक स्वदेशी घटक लगे हैं। समुद्र प्रताप देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा पोत है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कविंदर गुप्ता। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। दृष्टिबाधित या जिनकी दृष्टि कमजोर है उनके लिए ब्रेल लिपि काम में आती है। भारत में ब्रेल लिपि का आगमन 1887 में हुआ था। 1951 में भारतीय ब्रेल को एकमात्र राष्ट्रीय मानक के रूप में स्वीकार किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसे कानूनी आधार प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की संख्या 50,32,463 है। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान। कब? 6 जनवरी 2026 को। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले गुवाहाटी में मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को और वेलनेस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के तहत अपनी 4थी स्थापना वर्षगांठ मनाई। आयुष एक्सिल को आयुष मंत्रालय के आयुष क्वालिटी मार्ग कार्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माननीय PM मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 के दौरान शुरू किया था, जो आयुष प्रोडक्ट के क्वालिटी एश्योरेंस और वैश्विक मान्यता को मजबूत करता है। थ्रेड्स ऑफ केयर वस्त्र संरक्षण एवं प्रलेखन की तकनीकी और पद्धतियों की विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। 6ठा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2026 कहां पर आयोजित किया गया? ओडिशा में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार
भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 25.17%, 21.76% है फॉरेस्ट कवर और 3.41% है ट्री कवर। 2013 से अब तक फॉरेस्ट और ट्री कवर में 4.83% की वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? फरवरी 1992 में। और अब कितने हाथी रिजर्व हैं? 33। अब टोटल वेटलैंड साइट कितनी हो गई हैं, यानी रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 96। इंदौर और उदयपुर क्या हैं? वेटलैंड सिटीज। सिक्योरिटी काउंसिल की जनवरी महीने की प्रेसिडेंसी किसने ग्रहण की है? यूएन की। तो सोमालिया ने। 2026 के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जनवरी की सोमालिया के पास है, फरवरी की यूके के पास, मार्च की यूएसए के पास, अप्रैल की बहरीन के पास, मई की चीन के पास, जून की कोलंबिया के पास, जुलाई की कांगो के पास, अगस्त की डेनमार्क के पास, सितंबर की फ्रांस के पास, अक्टूबर की ग्रीस के पास, नवंबर की लातविया के पास और दिसंबर की लाइबेरिया के पास होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अध्यक्षता की बारी प्रत्येक महीने आती है। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आरपीएससी गुरुजी 1997 टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। अब साथियों हम करते हैं रिवीजन। आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए। आयुष एक्सिल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो सही उत्तर होगा चौथी वर्षगांठ। आयुष एक्सिल की स्थापना कब की गई थी? 4 जनवरी 2022 को। दूसरा प्रश्न, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा जयपुर, राजस्थान में। तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड ब्रेन लिपि डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 4 जनवरी को। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 5 जनवरी को। पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कहां पर होगा? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। कब होगा? 10 से 18 जनवरी 2026 को। छठा प्रश्न, खुतबात ए मोदी लाल किले की फासिल से बुक का प्रकाशन किसने किया है? तो सही उत्तर होगा एनसीपीएल ने, यानी राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने। और इसका विमोचन किसने किया? तो सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। सातवां प्रश्न, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? सीजीआई की सलाह से। आठवां प्रश्न, एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन का सीएसआर कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। कब? 6 जनवरी 2026 को। सीएसआर कॉन्क्लेव का नाम क्या था? पोषण सुरक्षा व कुपोषण उन्मूलन में सामाजिक कॉरपोरेट की भूमिका। इसका उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने, याद रखना। 9वां प्रश्न, समुद्र प्रताप क्या है? तो उत्तर होगा तटरक्षक बल का सबसे बड़ा पोत। साथियों, समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसे तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया? 5 जनवरी 2026 को। किसने शामिल किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषक नियंत्रक पोत है। तो भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत कौन सा है? समुद्र प्रताप। अब साथियों 10वां प्रश्न, यूएन सुरक्षा परिषद का जनवरी का अध्यक्ष कौन बना है? तो सही उत्तर होगा सोमालिया। अब साथियों 11वां प्रश्न, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? फरवरी 1992 में। साथियों, वर्तमान में एलिफेंट रिजर्व की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 33। अब साथियों 12वां प्रश्न, भारत में वर्तमान में टोटल रामसर साइट कितनी है, यानी रामसर वेटलैंड कितने हैं? तो साथियों सही उत्तर होगा 96।
13वां प्रश्न, भारत की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में। 14वां प्रश्न, ISFR 2023 के अनुसार वनावरण कितना है? 21.76%। 15वां प्रश्न, ISFR 2023 के अनुसार वृक्षावरण कितना है? 3.41%। वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कितना है? 25.17%। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2025 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण 6 जनवरी 2026 को किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा नीति आयोग ने। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने इसे जारी किया। यह एक त्रैमासिक अंक है जिसका केंद्रित विषय था भारत का मोटर वाहन निर्यात। साथियों, वैज्ञानिकों ने पानी के उस लंबे समय से चले आ रहे विरोधाभास कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से क्यों जमता है, उसका सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित कर लिया है। इसे तकनीकी रूप से नाम एरास्टो मम्पेना के नाम पर दिया गया है। इसका नाम क्या है? MPEMBA प्रभाव। तो साथियों, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है, इसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? MPEMBA प्रभाव। सबसे पहले अरस्तु ने अपने ग्रंथ मेट्रोलॉजिकल में लिखा, पानी के पहले से गर्म होने के कारण वह जल्दी जम जाता है। लेकिन यह बात बाद में भुला दी गई और इस घटना को पुनः पिछली शताब्दी में एरास्टो मम्पेना ने पुनः खोजा और इनके नाम पर अब इसका नाम रखा गया है MPEMBA प्रभाव। इस चित्र में आप सुपर कंप्यूटिंग सिमुलेशन देख सकते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, इसके तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य होता है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसका नाम था पोषण सुरक्षा व कुपोषण उन्मूलन में सामाजिक कॉरपोरेट की भूमिका। तो साथियों, अपने शुद्ध लाभ का ये 2% किस पर खर्च करते हैं? CSR गतिविधियों पर। CSR कॉन्क्लेव का उद्घाटन 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किसने किया था? अमित शाह ने। और इसका आयोजन किसने किया था? NDDB फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन ने। सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को कहां पर किया जाएगा? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 27 से 30 जनवरी 2026 तक। याद रखना, इंडिया एनर्जी वीक 2026 27 से 30 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। कहां पर? गोवा में। भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? रवि मित्तल। IBBI के अध्यक्ष कौन हैं? रवि मित्तल। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए अलग से सहकारी मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? याद रख लेना, 6 जुलाई 2021 को सहकारी मंत्रालय की स्थापना हुई। 6 जुलाई 2021 को, 6/7/2021। ONGC ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के वित्त पोषित अवसंरचना के विकास हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR NPL के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। साथियों, राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
CSIR-NPL का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 80वां स्थापना दिवस। भारत स्टील एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी कब आयोजित कर रहा है? 16 से 17 अप्रैल 2026 को। कहां पर? दिल्ली के भारत मंडपम में। कौन आयोजित कर रहा है? इस्पात मंत्रालय। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने दिसंबर 2025 के दौरान 2.1 मिलियन टन विक्रय दर्ज किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी नाबालिग बच्चे के सेक्सुअल इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को छुआना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोक्सो एक्ट 2012 के तहत एक गंभीर सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा। धर्मेंद्र कुमार बनाम राज्य इसी से संबंधित है। इसके तहत पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध साबित होता है। द लाइट एंड द लॉर्ड्स रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन पावन पिपर हवा अवशेष की प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किसने आयोजित की? संस्कृति मंत्रालय ने। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 3 जनवरी 2026 को। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? पिथौरा सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 से यह सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक पूर्वालोकन कार्यक्रम किसने आयोजित किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। कहां पर? नई दिल्ली में। 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान किसने जारी किए हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने। समुद्र प्रताप क्या है? भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का अब तक का सबसे बड़ा पोत है। पहली बार एक अग्रिम पंक्ति के तटरक्षक पोत पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। 60% से अधिक सामग्री स्वदेशी है और इसे भारतीय तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया? 5 जनवरी 2026 को। और किसने शामिल किया? राजनाथ सिंह ने। वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। वार्षिक शुद्ध वृद्धि में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? 3रा स्थान। 2013 से अब तक वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 4.83% की। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व। और कितने क्षेत्र में फैले हैं? लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर में। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, जो 2024 में बना था। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? महादेव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का है, जो 7 मार्च 2025 को बना है। प्रजाति संरक्षण और संघर्ष प्रबंधन के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं? 5 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रोजेक्ट चित्ता का विस्तार कहां तक कर दिया गया है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य तक। चित्ता की आबादी कितनी पहुंच चुकी है? 30। भारत में कितने चित्ते जन्मे हैं? 19। प्रोजेक्ट चित्ता कब शुरू हुआ था? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चित्तों को पीएम नरेंद्र मोदी ने कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा था। मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चित्ता की शुरुआत की थी। 17 सितंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नेतृत्व में। भारत में जंगली चीते को आखिरी बार 1947 में देखा गया था, जब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के साल के जंगलों में 3 चीतों को गोली मार दी गई थी। 1952 में एशियाई चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था। वर्ष 2025 में कितनी नगर वन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 75 परियोजनाओं को। वर्ष 2026 में कितनी रामसर साइटें? 96 रामसर साइटें, जो लगभग 1.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। 2025 में कितने रामसर स्थलों को
जोड़ा गया, 11 रामसर साइटों को जोड़ा गया। भारत के पहले रामसर आर्द्रभूमि शहर कौन से बने हैं? इंदौर और जयपुर। रामसर परिषद 15 ने भारत के कौन से प्रस्ताव को अपनाया है? आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना यानी लाइफ स्टाइल को अपनाया है। दिसंबर 2025 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करने के विषय पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया। पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें प्रमाणित तृतीय पक्ष पर्यावरण ऑडिट को शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 24 जुलाई 2025 को अधिसूचित किया गया, जो देश में दूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और उपचार के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। देश के सभी एसपीसीबी के तहत उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए सहमति प्रदान करने हेतु समान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आरपीएससी गुरुजी 1997 टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर लें। अब साथियों, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का करते हैं रिवीजन। आप निम्न प्रश्नों का जवाब दीजिए। ट्रेड वॉच क्वार्टरली का त्रैमासिक संस्करण किसने जारी किया है? तो संयुक्त होगा नीति आयोग ने। केंद्रित विषय क्या था? भारत का मोटर वाहन निर्यात। दूसरा प्रश्न, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जमता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो संयुक्त होगा MPEMBA प्रभाव। MPEMBA प्रभाव। तीसरा प्रश्न, CSR फंड का कितना प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना आवश्यक है? तो शुद्ध लाभ का 2%। चौथा प्रश्न, सारस 2026 का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? 8 जनवरी 2026 को। तो संयुक्त होगा गुंटूर आंध्र प्रदेश में। पांचवा प्रश्न, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो संयुक्त होगा गोवा में 27 से 30 जनवरी 2026 तक। छठा प्रश्न, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त होगा 6/7/2021 को, यानी 6 जुलाई 2021 को। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वास्तविक जीवीए में 7.3% वृद्धि दर्ज की गई है 2025-26 में। नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है। तो साथियों, वास्तविक जीडीपी में 7.4% का और नॉमिनल जीडीपी में 8% का अनुमान है। और सेवा क्षेत्र को तेज वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। तृतीय क्षेत्र में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं के वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर 9.9% की पर्याप्त वृद्धि दर प्राप्त करने का अनुमान है। 2025-26 में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में 7.5% वृद्धि का अनुमान है। द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र के लिए 2025-26 में 7% की वृद्धि दर का अनुमान है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 3.1%, बिजली और जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 2.1%। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर जीवीए में मध्यम वृद्धि दर्ज की है। निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है, यानी GFCA 7.8% रहने का अनुमान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार, लॉजिस्टिक तथा बाजार तक पहुंच का विस्तार। भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक
नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 यानी IICDEM 2026 की मेजबानी करेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन संगठन के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? श्री ज्ञानेश कुमार। भारत 2026 में इंटरनेशनल IDEA के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता संभालेगा, जिसका विषय क्या होगा? एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं, जो कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 को प्रतिस्थापित करेगा। भारत की प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ सोर्सिंग प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में आयोजित किया जाएगा। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है। राजस्थान क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 6 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 15 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले इंडिया AI प्रभाव सम्मेलन का पूर्वाभ्यास है। तो साथियों, क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान में। कब? 6 जनवरी 2026 को। इंडिया AI प्रभाव सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 15 से 20 फरवरी 2026 को। 79वां BIS स्थापना दिवस नई दिल्ली में 6 जनवरी 2026 को मनाया गया। 1 सितंबर 2025 को सिल्वर HUID हॉलमार्क योजना शुरू की गई थी। इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 फूड टेक 4.0 के साथ 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में शुरू हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेव एक्स ने कल प्रसारण और मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए FITT IIT दिल्ली के साथ MOU किया। पंचायती राज मंत्रालय 8 से 9 जनवरी 2026 को पुणे के यशदा में महिलाओं के अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेंगे। मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत 8 से 9 जनवरी 2026 पुणे महाराष्ट्र। 2 जनवरी 2026 तक रबी के कृषि फसलों में बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में 16.4 लाख हेक्टेयर बढ़ा। प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? अनाज में गेहूं और चावल, दलहन में चना, मसूर, फील्ड पी, कुल्थी, उड़द बीन, मूंग बीन, लेथिरस, अन्य दलहनें। सरी अन्न एवं मोटे अनाज में जवार, बाजरा, रागी, छोटे बाजरे, मक्का, जौ। तिलहन में सफेद सरसों एवं सरसों, मूंगफली, कुसुम, सूरजमुखी, तिल, अलसी और अन्य तिलहन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ये 2 दिन के लिए ब्रुसेल्स गए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। इन्होंने उत्तर प्रदेश में एशिया की प्रतिष्ठित वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ सोर्सिंग प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने क्षमता निर्माण के लिए AI सुशासन का कायाकल्प भारतीय AI मिशन AI इम्पैक्ट 2026 के समिट में भाग लिया। कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की सरस 2026 प्रदर्शनी में शामिल हुए। ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में। आप नीचे कमेंट में बताइए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाता है। असम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 प्रारंभ होगा। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? असम में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय
और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 के पहले संस्करण के लिए साझेदारी की घोषणा की। वस्त्र मंत्रालय ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर 15 राज्यों के साथ MOU किया। खनिज चिंतन शिविर 2026 गांधीनगर गुजरात में 8 से 10 जनवरी 2026 को खान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार का शुभंकर यानी प्रतीक चिन्ह जारी किया। नाम क्या है? उदय। तो शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहे अरुण गोकुल। कहाँ के? केरल के त्रिशूर के। भोपाल की रिया जैन ने शुभंकर नामांकन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तो ये रहा आधार का शुभंकर, नाम क्या है? उदय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का शुभारंभ किया। तो पंखुड़ी पोर्टल किसने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने नई दिल्ली स्थित खेल विभाग प्रभाग में कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कोच के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया। 6 से 7 जनवरी 2026 को नागपुर में देश भर के 20 शहरों के लिए महानगर निगरानी इकाई की 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसका विषय क्या था? सक्रिय निगरानी सुरक्षित शहर। देश भर में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण परिवार के लिए वित्तीय, डिजिटल और लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करने और ग्रामीण बदलाव को गति देने के लिए डाक विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समावेशी और टिकाऊ ग्रामीण विकास के समर्थन में MOU किया। गाओ, नाचो और नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक पुस्तक का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। साथियों, यह पुस्तक किसने लिखी? हिंदोल सेन गुप्ता ने। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बालोद जिला। बालोद जिला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का। तो 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रशासन ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया। 20 से 24 वर्ष की आयु की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था। बाल विवाह क्या है? महिला या लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है, यदि इनका विवाह कर दिया जाता है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है? गरीबी, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का दुष्चक्र बढ़ता है। भारतीय कानून के तहत बाल विवाह प्रत्यक्ष रूप से बाल बलात्कार के समान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किसी पुरुष द्वारा किया गया कोई भी यौन कृत्य बलात्कार माना जाता है और यह गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाता है, जो बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण यानी पोक्सो एक्ट 2012 के तहत दंडनीय अपराध है। 1929 में शारदा एक्ट आया था। 1935 में हिंदू मैरिज एक्ट। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था। केंद्र ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। 9वें शीर्ष स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, नई दिल्ली में। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का शुभारंभ कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर? विशाखापत्तनम में। कौन कर रहा है? पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण आवास जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में आयोजित होगी। ये आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। भारत की जनगणना 2027 मानक सूचीकरण कार्यक्रम 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026।
घर घर गृह सूचीकरण प्रारंभ होने से 15 दिन पहले तक ये व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 क्या प्रावधान करता है? इसमें स्थायी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 4 प्राथमिकताएं हैं। जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, प्रमुख ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विशेष कार्य है। सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। यह मनरेगा में एक बड़ा बदलाव करता है। विकसित भारत 2047 से जुड़ा एक आधुनिक वैधानिक संरचना को स्थापित करता है। प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार हेतु भुगतान की गारंटी देता है। नए शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आकार देने में एरोसोल और जलवाष्प की संयुक्त भूमिका है। प्रसार भारती ने डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। एनएसजी के NIDMS यानी नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने VC के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। किसने आयोजित करवाई? विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा शाखा ने। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मिस्टी का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम। मिस्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। इंडस फूड 2026 का उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान ने। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। कब? 8 जनवरी 2026 को। चिराग पासवान कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन यानी NDLM एक एकीकृत डिजिटल पशुधन इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है, जिसका नाम क्या दिया गया है? भारत पशुधन। तो साथियों, भारत पशुधन क्या है? एक राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। कौन चला रहा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। किसके सहयोग से? पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से। इसके तहत सभी पशुओं के कान में 12 अंकों वाला एक विशिष्ट बार कोडेड टैग ID लगाया जाता है। इसे पशु आधार का नाम दिया गया है। यह टीकाकरण, प्रजनन और उपचार आदि के लिए एक प्राइमरी की के रूप में काम करता है। यह पूरे पशुधन प्रबंधन को पूरी तरह से पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी रखता है। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के अंतर्गत 1962 ऐप पशुपालकों को सर्वोत्तम तरीके और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। रेल सेवा पुरस्कार 2025 और रेल मंडलों को शील्ड किसने प्रदान की? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 जनवरी को 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रेल मंडलों को 26 शील्ड प्रदान किए। कहां पर? यशोभूमि द्वारिका, नई दिल्ली में। भारत जलवायु 2026 को किसने संबोधित किया? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। गंतव्य विकास CBDD का शुभारंभ किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन के अनुभव को बेहतर बनाने हेतु स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुनौती आधारित गंतव्य विकास का शुभारंभ किया है। सामुदायिक भागीदारी के जरिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल भी शुरू की गई है।
इसकी 4 थीम हैं: आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं विरासत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इको टूरिज्म एवं अमृत। 13वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 13 से 16 नवंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? गंगटोक, सिक्किम में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड खोज सह चयन समिति नियम 2026 को अधिसूचित किया। केंद्र सरकार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें खेल सचिव, खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति शामिल होंगे। यानी टोटल कितने व्यक्ति शामिल होंगे? टोटल 4। कौन? खेल सचिव, खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। समिति अध्यक्ष और बोर्ड के 2 सदस्यों के पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और उत्तम प्रतिष्ठा रखता हो। इनको लोक प्रशासन, खेल कानून या अन्य संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत खेल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने के साथ साथ उनके शासन, वित्तीय प्रबंधन और नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करने वाले केंद्रीय प्राधिकरण की भूमिका निभाएगा। ध्रुव 64 क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ध्रुव 64 क्या है? भारत का पहला स्वदेशी ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। स्वामीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? नवंबर 2019 में। भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। और बाल विवाह की दर 10% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 तक। PSLV C-62 या EOS N-1 मिशन कब लॉन्च किया गया? 12 जनवरी 2026 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया 9वां विशेष वाणिज्यिक मिशन है। इस मिशन में PSLV की 64वीं उड़ान थी। PSLV C-62 मिशन में स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित किए जा रहे पुनः प्रवेश वाहन के छोटे प्रोटोटाइप किड का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन कब किया गया? 8 से 11 जनवरी 2026 तक। यह आयोजन जनवरी 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलेखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर भाग किसने लिया था? PM नरेंद्र मोदी ने। माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2026 को किसने संबोधित किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर आयोजित किया गया? जोधपुर, राजस्थान में। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 का उद्घाटन सत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत स्टील अवार्ड्स 2026 नामक नए पुरस्कारों की श्रेणी की घोषणा किसने की है? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिए जाएंगे: दक्षता पुरस्कार, निर्यात पुरस्कार, सततता पुरस्कार, स्वदेशीकरण पुरस्कार, अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवाचार पुरस्कार, सुरक्षा पुरस्कार, इस्पात क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में NCORD की 9वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। तो ये आप देख सकते हैं 9th अपेक्स लेवल NCORD मीटिंग 9 जनवरी 2026 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली विज्ञान भवन में। NHI ने भविष्य के पेशेवर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और समर्पित प्रशिक्षु पोर्टल की शुरुआत की। DRDO मुख्यालय एवं NPOL द्वारा कोच्चि में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 से 11 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय तृतीय अखिल भारतीय तकनीकी राजभाषा सम्मेलन उन्मेष 2026 का आयोजन किया गया। थीम थी राष्ट्र के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। 5वां PSLV DL वेरिएंट मिशन। साथियों, इसके बारे में जानकारी आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। पंखुड़ी पोर्टल क्या है? एक एकीकृत
कॉरपोरेटिक सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा हेतु डिजिटल पोर्टल है। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, NRI, NGO, CSR योगदानकर्ताओं, कॉरपोरेट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाता है। प्रमुख विषय क्षेत्रों में स्वैच्छिक और संस्थागत योगदान को सुनिश्चित और एकीकृत करता है, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा, बाल कल्याण, संरक्षण, पुनर्वास, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 56वें संस्करण में कौन शामिल हुए? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया कौन है? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री। 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद, छत्तीसगढ़ का। गुजरात के 7 जिलों अमरेली वाइब्रेंट गुजरात समिट में गुजरात के 7 जिलों में 13 नए स्मार्ट औद्योगिक एस्टेट्स का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया। सोमनाथ मंदिर का पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 को मनाया जा रहा है। किस उत्सव में सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण हुआ था? इसके 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। भद्रकाली मंदिर के शिलालेख में सोमनाथ की ऐतिहासिक घटनाओं और इसके पुनरुद्धार में कुमारपाल की भूमिका का विवरण दिया गया है। ये है भद्रकाली का मंदिर और ये है इसमें दिया गया शिलालेख। भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 3.0 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। इसमें आंध्र प्रदेश के पहले प्रकाश स्तंभ संग्रहालय की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश का पहला प्रकाश स्तंभ संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? विशाखापत्तनम में। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 266.78 गीगावाट। यह कुल वृद्धि 22.6% की वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 135.81 गीगावाट। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 135.81 गीगावाट। पवन ऊर्जा क्षमता 54.51 गीगावाट। और कुल गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 266.78 गीगावाट। 2023 से 24 तक विंड एनर्जी कितनी बढ़ी है? 13.2%। कितनी हो गई है? 54.51 गीगावाट। सोलर एनर्जी 38.8% बढ़ी है। कितनी हो गई है? 135.81 गीगावाट। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 22.6% बढ़ी है। कितनी हो गई है? 266.78 गीगावाट। पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2026 दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार GOC इन चीफ पश्चिमी कमान ने 100 वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। प्रदान किए गए पुरस्कारों में 6 युद्ध सेवा मेडल, 30 वीरता सेना मेडल जिसमें 4 मरणोपरांत थे, 17 विशिष्ट सेना मेडल जिसमें 1 विशिष्ट बारटू सेना मेडल, 44 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। भारत और ओमान के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA 2024-25 में दोनों देशों के बीच में 10.61 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा। भारत को ओमान में 98.08% शुल्क रेखाओं पर 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी। ये देख सकते हैं इंडिया ओमान ट्रेड स्नैपशॉट। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन समारोह को आप देख सकते हैं। इसमें परिसर के लिए ई-संकल्प मंच और मोबाइल ऐप का आरंभ किया। गांधीनगर गुजरात में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास अमित शाह ने किया। आतंकवाद रोधी उपायों पर आसियान के रक्षा मंत्रियों और आतंकवाद से निपटने की अंतिम योजना पर विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। कौन सी बैठक होगी? 16वीं बैठक।
आसियान में कितने देश हैं? 11 आसियान देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लिस्ते। 7 संवाद साझेदार देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस। यह 2024 से 2027 के मौजूदा चक्र की तीसरी बैठक होगी। राजा रानी झील से मध्य भारत में लगभग 1060 से 1725 ईस्वी के बीच के अत्यधिक वर्षा, घने वनों और जलवायु परिवर्तन के संकेत मिले हैं। राजा रानी झील कहाँ पर है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। इरेना मिनिस्ट्री डायलॉग 12 जनवरी 2026 को अबू धाबी में हुआ। आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। संपूर्ण डेयरी क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डेयरी विकास बोर्ड ने MOU किया है। 28 CSPOC यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी 2026 को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा में कम से कम 4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए। महासभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए 50% महिलाओं का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खेल निकायों की कार्यकारी समिति में कम से कम 4 महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। SOM के रूप में नामित होने के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उन्हें सक्रिय खेल से सेवानिवृत्त होना चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 1 वर्ष के पहले तक किसी भी ऐसी खेल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप किसी जिले, राज्य या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन होता है। राष्ट्रीय मानदंडों में 10 स्तर निर्धारित किए गए हैं जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों या शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से लेकर राष्ट्रीय खेलों या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों तक हैं। राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा या किसी भी समिति के सदस्य होने के लिए अयोग्यताएं भी बताई गई हैं। उन्हें कार्यकारी समिति या एथलेटिक्स समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए, कारावास की सजा पाए गए व्यक्ति कार्यकारी समिति या एथलेटिक्स समिति के चुनाव में भाग लेने या किसी राष्ट्रीय खेल निकाय की महासभा या किसी भी समिति के सदस्य बनने से वंचित होंगे। राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल की सूची में हर समय कम से कम 20 सदस्य होंगे जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत योग्यताओं को पूरा करेंगे। चुनाव समिति से चयनित निर्वाचन अधिकारी का शुल्क राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा निर्वाचन अधिकारी के साथ आपसी सहमति के आधार पर तय किया जाएगा जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है। प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 6 महीनों की अवधि के भीतर अपने उपनियमों में संशोधन कर सकेंगे। राष्ट्रीय खेल निकाय से आवेदन प्राप्त होने पर लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर 12 महीनों की अवधि के लिए नियमों के प्रावधान में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन, राष्ट्रीय खेल निकाय नियमों की अधिसूचना राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अधिनियमों के बाद वैधानिक खेल प्रशासन ढांचे में सुचारू बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पतन सांस्कृतिक सम्मेलन 2025-26 11 जनवरी को संपन्न हुआ। कहां पर? पारादीप बंदरगाह में। 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है जो 106% की वृद्धि को दर्शाता है। मछली उत्पादन में 106% की वृद्धि। औसत मत्स्य पालन उत्पादकता 4.77 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। वैश्विक उत्पादन में 8% का योगदान है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। DRDO ने चलायमान लक्ष्य के विरुद्ध उच्चतम आक्रमण क्षमता वाली मानव चालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एप्पीडा ने रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। विकसित भारत यंग लीडर्स 2026 डायलॉग 9 से 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लिया। विश्व पुस्तक मेला 2026 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भाषिणी समुदाय भारत के भाषा एआई तंत्र का सुदृढ़ीकरण विषय पर कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन जारी करेगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत की सीपीआई लगातार चौथे महीने में निम्न स्तर पर रही है। खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक रही है। जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा। द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग का सुदृढ़ीकरण, भारत जर्मनी सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार और खेल क्षेत्र में सहयोग, जैव अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान और विकास में सहयोग, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच की स्थापना करके द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्ताश्य घोषणा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फिनियन टेक्नोलॉजी एजी के बीच समझौता ज्ञापन। उच्च शिक्षा पर भारत जर्मनी रोड मैप, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से होकर वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा। कॉलेजियम ने जस्टिस सुजोय पॉल को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की। कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 15 जनवरी 2026 को। कहां पर? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सम्मेलन में 42 कॉमनवेल्थ देशों से और 4 अर्ध स्वायत्त सांसदों से 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। तत्क्षण सुरक्षा चेतावनी प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किसने आरंभ किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। कब? 12 जनवरी 2026 को। किसके लिए? उद्यम प्रोत्साहन के लिए 50,000 सामुदायिक संस्थान प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 50 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उद्यम विकास प्रशिक्षण देने के लिए। तो मोटा मोटी उद्यम विकास प्रशिक्षण से संबंधित है। नमामि गंगा मिशन के अंतर्गत जलीय जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 किसने जारी किया? नीति आयोग ने। कौन सा एडिशन था? चौथा संस्करण। पहला संस्करण अगस्त 2020 में आया था। यह 4 स्तंभों पर आधारित है। बाद में इन्हें 4 स्तंभों को 13 उपस्तंभों और 70 इंडिकेटरों में विभाजित किया गया है। नीति आयोग द्वारा निर्यात सूचकांक 2024 जारी। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात 65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़कर 1.8% हो गई। सेवा निर्यात में वृद्धि ने कुल निर्यात प्रदर्शन को गति प्रदान की। प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अग्रणी चुनौती देने वाले आकांक्षी, अग्रणी अपेक्षाकृत उच्च निर्यात तत्परता प्रदर्शित करने वाले राज्य या यूटी, चुनौती देने वालों में मध्य स्तर की तैयारी करने और सुधार की संभावना वाले राज्य या यूटी, आकांक्षी में निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के प्रारंभिक चरण वाले राज्य और यूटी। अग्रणी प्रदर्शनकर्ता में कौन रहे, यानी बड़े राज्य कौन से रहे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो साथियों अग्रणी प्रदर्शनकर्ता में महाराष्ट्र 1 नंबर पर रहा, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पर रहा। छोटे राज्य या पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 नंबर पर उत्तराखंड रहा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 अग्रणी प्रदर्शनकर्ता में बड़े राज्य में पहले नंबर पर महाराष्ट्र और छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1 नंबर पर उत्तराखंड। 2047 तक वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% करना चाहता है। 9 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। असम और पश्चिम बंगाल को भारत के कोने कोने से जोड़ने का लक्ष्य।
तो यदि कोई आपके जिले में शुरू हो रही है तो इसे आप याद कर लेना। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के उच्चायुक्त कौन बने हैं भारत में? श्री चंद्रदत्त सिंह हैं। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत कौन बने हैं? डॉक्टर रॉबर्ट जिसग। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं? श्री सर्जिया गोर। इन्होंने अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू करने के मामले में उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की। आधार वोटर आईडी जन्म तिथि का पक्का सबूत नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बात कही है। आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र और नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए? शिवराज सिंह चौहान ने। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 पर रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग ने। नस्ल संरक्षण पुरस्कार में व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पुरस्कार श्री जितुल बुर्गोहेन को मिला, लुईट भैंस के संरक्षण के लिए। संस्थागत श्रेणी में बिन्नजारपुरी मवेशी प्रमोटर्स एंड प्रोड्यूसर्स सोसाइटी को मिला, बिन्नजारपुरी मवेशियों के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। भारत में प्रशिक्षण इकोसिस्टम के विकास के लिए एकीकृत ढांचे पर गठित कार्य समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका अध्यक्ष कौन था? श्री पुल्लेला गोपीचंद। इन्होंने NCAB की स्थापना का आह्वान किया है, यानी एक राष्ट्रीय प्रशिक्षक मान्यता बोर्ड की स्थापना का। इन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण मार्ग का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें शून्य स्तर सार्वभौमिक प्रवेश स्तर है। इन्होंने एक अभ्यास प्रथम प्रशिक्षक शिक्षा मॉडल का प्रस्ताव भी रखा है। सस्तु साहित्य मुद्रालय ट्रस्ट द्वारा गुजराती भाषा में प्रकाशित आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? नई दिल्ली में। CSPOC का आयोजन कब किया गया? 15 जनवरी 2026 को। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने 14 जनवरी 2026 को अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। केरल हाईकोर्ट ने कहा, एक हिंदू पत्नी अपने पति की अचल संपत्ति पर मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, भले ही वह संपत्ति ट्रांसफर हो गई हो, बेशर्त उसने ट्रांसफर से पहले मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की हो या खरीदार को उसके दावे के बारे में जानकारी दे दी हो। सुलोचना बनाम अनीता और अन्य मामलों में कहा है। बोगी बिल क्या है? ब्रिज है। कहां पर है? असम में। योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से MSME क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना विषय पर रिपोर्ट कौन जारी करेगा? नीति आयोग। अब साथियों, विदेश मंत्रालय के बारे में स्पेशल बातें। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की राजकीय यात्रा कब होगी? 25 से 27 जनवरी 2026 को। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? श्री एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? महामहिम सुश्री अर्सुला वोन डेर लेयन। ये भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। विदेश सचिव ने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उपमंत्री सुश्री सुन हेयान से मुलाकात की। 38वां भारत फ्रांस रणनीतिक संवाद 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स इंडिया 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। कब? 13 जनवरी 2026 को। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। ये रहा ब्रिक्स 2026 का लोगो। लोगो समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक है। इसमें परंपरा आधुनिकता का अनूठा संगम है। पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स सदस्यों के जीवंत रंगों को दर्शाती हैं और सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक हैं।
केंद्र में नमस्ते का भाव स्नेह, सम्मान और सौहार्दपूर्ण सहयोग को दर्शाता है। थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। वेबसाइट कौन सी है? brics2026.gov.in। भारत के विदेश मंत्री की फ्रांस और लग्जमबर्ग यात्रा 4 से 9 जनवरी 2026। फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित किया। भारत विमर विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भी भाग लिया। भारत विमर विदेश मंत्रियों में कौन कौन शामिल होते हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री। श्री अंशुमान गौर को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी की। जर्मनी गणराज्य के चांसलर महामहिम फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा 12 से 13 जनवरी 2026। तो साथियों, 1 से 15 जनवरी 2026 के पिब के करंट अफेयर में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।